हेलो एवरीवन। जीएस का ये हमारा पहला वीडियो है यूपी ट्रिपल एस सी एस ओ की तैयारी के क्रम में। और हिंदी हमने शुरू कर रखा है, सांख्यिकी हमने शुरू कर रखा है, टेक्निक ऑफ स्टेट एनालिसिस वाले टॉपिक के अंतर्गत। और अब हम जीएस भी शुरू कर रहे हैं। इसमें हम 10-10 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे और उसके बारे में जो उससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो कहने को तो ये 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन तैयार आपके 20 से 30 क्वेश्चन हो जाया करेंगे पर वीडियो। और ये जो सवाल हमने उठाए हैं ये सारे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा अपने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो सवाल जो करंट अफेयर में उन्होंने पूछे थे, तो उनको रिप्लेस करके मैंने जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनको डाल दिया है वीडियो में, जो समान रूप से उपयोगी होंगे आपके लिए। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, यूपी ट्रिपल एस सी कैसे फ्रेम करता है वो आपको पता चलेगा। दूसरा, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का एक ट्रेंड रहा है कि प्रीवियस ईयर के सवाल खूब पूछते हैं, और कई बार डायरेक्ट वही सवाल अगर नहीं पूछते हैं तो उसके सराउंडिंग जो क्वेश्चन बन सकता है, एक सिंगल क्वेश्चन से बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना नहीं है डिस्क्रिप्टिव, आपको केवल टिक लगाना है। तो एक सिंगल क्वेश्चन के सराउंडिंग बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सिलेबस जीएस का तो बहुत अथाह होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएस का हमारा ये पहला क्लास है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है यह है, इन व्हिच ईयर द रिवर गंगा वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये हमको बताना है। पहला जो सवाल है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने लिए कहाँ से हैं? तो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑपरेटर का 2020 का पेपर यूपी ट्रिपल एस सी ने करवाया था 2020 में, 10 जनवरी 2020 को हुआ था। तो उसमें जो जीएस सेक्शन के तहत सवाल पूछे गए थे वहाँ से ये क्वेश्चन हमने उठाए हैं जीएस वाले। तो पहला सवाल हमारा है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो ये सन था सन 2008। सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और इसके बारे में कुछ और फैक्ट जो जरूरी हम जान लेंगे। साथ में ये भी जान लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अगर पूछा जाए तो वो गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, वो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, जिसे डिक्लेयर किया गया था राष्ट्रीय नदी सन 2008 में। इससे संबंधित कुछ एक और फैक्ट है जो आप जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, मतलब अपवाह क्षेत्र के आधार पर। सबसे बड़ी नदी तो ऐसे ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वो तिब्बत में भी बहती है, मतलब तिब्बत ऑटोनमस रीजन में, बांग्लादेश में भी उसका प्रवाह है। लेकिन भारत में बहने के लंबाई के क्रम में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है हमारे देश की, और पवित्र मानी ही जाती है, आप जानते हैं, है ही पवित्र नदी। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2525 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के नाम से निकलती है। हरिद्वार में अलकनंदा के तथा भागीरथी के मिलने के पश्चात गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी, ये ध्यान देने वाला फैक्ट है, याद रखेंगे कि यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के नाम से निकलती है, और हरिद्वार में अलकनंदा तथा भागीरथी के मिलने के पश्चात गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब आप कमेंट में, आपसे एक सवाल है मेरा कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं तो वहाँ प्रयाग, जब एक से अधिक नदी एक जगह पे मिलती है तो उसको कहते हैं प्रयाग, मतलब मिलन, संगम। तो वो जो अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पे मिलती हैं उस प्रयाग का एक नाम है, उत्तराखंड में पड़ता है, तो उस प्रयाग का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार यूपीएससी में पूछा गया था। तो उसके पश्चात गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बेसिन को विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, भारत का तो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आधार है मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी बेसिन, जहाँ से खेती के जितने भी प्रोड्यूस हैं वो उनके लिए जलोढ़ और उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध कराता है ये बेसिन। भारत सरकार ने 5 नवंबर सन 2008 को, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये याद रखें, 5 नवंबर सन 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया, और इसे प्राचीन नदी को प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं से मुक्त करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त गंगा नदी प्राधिकरण का गठन भी किया गया था। नमामि गंगे योजना भी शुरू हुई गंगा नदी की सफाई के लिए, और जो वहाँ पे आसपास गाँव बसे हुए हैं उनका सीवेज जो भी प्लांट वगैरह गंगा नदी में जाता है तो उसको थोड़ा सही से मैनेज करने के लिए कि वह नदी को की साफ सफाई को मेंटेन किया जा सके, तो नमामि गंगे भी शुरू किया गया था। आप ये बताएंगे कि नमामि गंगे योजना जो है ये जल शक्ति मंत्रालय ने कब शुरू किया था, ये भी कमेंट में लिखिए आप। तो ये गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित हुई, ये सन 2008 में हुआ। इससे संबंधित सारे फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए। वही मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन कहने को रहेंगे, आपके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके सराउंडिंग जितने भी फैक्ट होंगे हम चर्चा करते हुए चलेंगे। दूसरा हमारा सवाल है, इनमें से कौन से राज्य जो हैं वो पालघाट दर्रे द्वारा आपस में जुड़े हैं? दर्रा क्या होता है? पर्वतों के बीच में या दो पहाड़ियों के बीच में एक छोटा पतला सा संकरा सा जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं, इंग्लिश में उसे माउंटेन पास कहते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर कनेक्टेड बाय द पालघाट माउंटेन पास? पालघाट माउंटेन पास से कौन से दो राज्य आपस में जुड़े हुए हैं? तो वो दोनों राज्य जो हैं उनका नाम है केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के बीच में जुड़े हुए हैं पालघाट दर्रे के माध्यम से। इसके बारे में भी कुछ फैक्ट है जो आप जान लीजिए। तो पालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। पश्चिमी घाट जो सह्याद्री वाली सीढ़ियाँ हैं आपको याद होगा, तो वो सब पश्चिमी घाट श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं। तो पालघाट दर्रा उसी में पड़ता है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में ये है पालघाट वाला जो माउंटेन पास है। किन किन पहाड़ियों के बीच में कोई पूछे तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है ये, और यह लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है, तो ये ठीक ठाक चौड़ाई है इसकी। केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच ये दर्रा यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। कौन? पालघाट। पालघाट दर्रा से होकर गुजरने वाले राजमार्ग और रेल मार्ग केरल में पलक्कड़ से तमिलनाडु में कोयम्बटूर से जोड़ते हैं। केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ते हैं। पालघाट से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग है दोनों। तो ध्यान रखेंगे, पालघाट जो दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। और कौन कौन सी पहाड़ियों को? तो अन्नामलाई और नीलगिरी। ये सब जरूरी है, याद रखने हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा सवाल है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन में हम जानते हैं मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अलग अलग नगर मिले थे, तो वो उस हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो जितने प्रमुख नगर थे, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया और धोलावीरा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा एक खुदे जो शहर है ये हो गया। इसमें एक शहर ऐसा था जिसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा 3 अलग अलग पार्टों में डिवाइड था। लोथल, ये कभी कभी ये भी पूछते हैं कि ये स्थल जो है, ये जगह जो है जो इसमें दिए गए हैं, लिस्ट किए गए हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो जो लोथल है ये गुजरात का एक पोर्ट सिटी था उस समय पुराने ज़माने में, लोथल। और दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये तो पाकिस्तान में है आजकल, ये आप जानते ही हैं। और उसके बाद में जो कालीबंगन है, ये कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। और धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित है। एक खड़ी है, खडीर वहाँ पे है, एक द्वीप है खडीर द्वीप में। और धोलावीरा ही ऐसा है जो 3 भागों में डिवाइड था। ऐसी हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक नगर था जो 3 भागों में डिवाइड था। तो अब ये तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और चौथा क्वेश्चन हमारा है कि इन व्हिच ईयर वाज सुप्रीम कोर्ट सेट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। कलकत्ता, अब तो इसे कोलकाता कहा जाने लगा है। उस समय जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी अपने क्वेश्चन में, तब इसे कलकत्ता ही कहा जाता था। तो ये सवाल है कि कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो ये 1773 में की गई थी। मतलब 1773 वारेन हेस्टिंग्स का समय काल हुआ करता था उस समय। तो तब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और 1773 एक और बड़े इवेंट के लिए प्रसिद्ध है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसी साल पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और इसी साल कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा। चौथा सवाल ये हो गया। और इसके बारे में कुछ और अगर फैक्ट आपको मैं बताऊं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये सर्वोच्च न्यायालय जो इन्होंने बनाया, ये अधिकार इनको मिला ही था रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद 1773 में। और ये किसका समय था उस समय? जॉर्ज सेकंड थे और उन्होंने 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस समय के लिए की गई थी। मतलब टोटल 4 न्यायाधीश जो इंग्लिश कानून, जो ब्रिटेन का कानून था उस समय, उस हिसाब से डिसीजन दिया करते थे। और इसका कार्यक्षेत्र जो था उस समय बंगाल में था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पूरा कलकत्ता प्रोविंस के अंदर ही उस समय आया करता था। तो इसका कार्यक्षेत्र वहाँ तक था। और इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे, तो वो थे सर एलिजा इम्पे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए थे। तो ये चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद में 1774 में की गई। फाइनली वो काम करना शुरू किया 1774 में, लेकिन 1773 में इसकी नींव पड़ी थी। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब हर कंपटीशन एग्जाम में आने वाला सवाल है ये। जैसे कुछ एक सवाल पॉलिटी के होते हैं बड़े फेमस है, जैसे डीपीएसपी से सवाल आना होता है। या अब तो जब आप यूपीपीएससी के एग्जाम देने जाएँ तो उसमें डीपीएसपी के जितने एक्ट्स हैं उसको पढ़ के जाएँ 36 से 51 तक, उससे संबंधित कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। या डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कौन से भाग में है वो। तो ये यहाँ हमारा सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। सवाल टेक्निकल है, अच्छा है। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय, वो सरदार स्वरण सिंह थे, उन्हीं की कमेटी बनी थी और उन्हीं की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन है जो सन 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संशोधन में बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया गया भारतीय संविधान में। किसमें? 42nd वाले में, 1976 में ये हुआ था। और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ध्यान रखें, 10 मौलिक कर्तव्य ही शुरू में शामिल किए गए थे। वो 11 लगा के मत आ जाइएगा। 1976 में संशोधन हुआ तो 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया तो तब 11 बने। और वो कौन सा जोड़ा गया अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इससे संबंधित हमारे पास जो यहीं से, हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। किसे? मौलिक कर्तव्यों को। और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से। 2002 में 86वें मतलब 86th संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उसके 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान किया जाए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51(9) का के तहत जोड़ा गया है। तो जो डीपीएसपी था उसी में एक फिर भाग 4 जो था उसमें डीपीएसपी, उसके बाद में भाग 4 का बना दिया मौलिक कर्तव्यों के लिए, और उसी में ये सारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो शुरू में 1976 में तो 10 ही थे। सन 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86th वाला मतलब, तो उसमें एक नया कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य कि माता पिता या अभिभावक किसी भी बच्चे के हैं तो 6 से 14 साल तक का अगर आपका बच्चा है तो उसे आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई का आप इंतजाम करें, उसे पढ़ाई लिखाई। तो इस समय तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन उस समय जब ये जोड़ा गया था भारतीय संविधान में तो 10 ही थे, और यह रूस के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कंप्यूटर से संबंधित है, ये भी सवाल आते हैं। द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी थी वो किस पर बेस्ड थी? उसमें मतलब इंटरकनेक्टेड पैनल जो होता है वो
किसका था, मतलब किसका प्रयोग होता था उस समय। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। ध्यान रहे, दूसरी पीढ़ी का पूछ रहा है तो इसमें विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। और तीसरी पीढ़ी आईसीज पर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर, चौथी पीढ़ी वीएलएसआई पर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और चौथा पांचवी पीढ़ी अभी इस समय चल रही है तो यूएलएसआई चल रहा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये ध्यान रखेंगे कि पहला वाला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा आईसी, चौथा वीएलएसआई, पांचवा यूएलएसआई। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से छठवां क्वेश्चन हमारा हो गया। छठवां के बाद में हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट टेक्नोलॉजीज डू बैंक्स यूज टू प्रोसेस चेक्स। इनमें से कौन सी इनपुट तकनीकी को बैंक यूज करते हैं चेक को संसाधित करने के लिए, कि ये चेक करने के लिए कि चेक वास्तव में सही है या नहीं है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है MICR, मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्निशन उसका नाम है पूरा। और ये एक इनपुट उपकरण है कंप्यूटर के लिहाज से देखा जाए तो। 2 फैक्ट याद रखेंगे। तो इसका पहला फुल फॉर्म MICR, मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक इनपुट गैजेट है या इनपुट डिवाइस है, और इसका यूज़ किया जाता है चेकों को वेरीफाई करने के लिए। उसमें जो नंबर पड़ा होता है इस करेक्टर वाइज उसको देखने के लिए कि हाँ ये जो चेक है उसको रिकॉग्नाइज करता है एक्चुअली, कि हाँ वही सेम इंक लगा हुआ है उस माध्यम से, जो भी इसके पास होता है प्री डिफाइंड रूल। और इसमें OCR लिखा है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और OMR जिससे ये बहुविकल्पीय जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो बहुविकल्पीय कापियाँ होती हैं ऑब्जेक्टिव वाली, उनको चेक करने के लिए OMR मशीन का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। पिक्सल का आप जानते हैं, जब फोटो वगैरह खींचते हैं तो उसमें डार्ट पर इंच जो है उसे पिक्सल कहते हैं। 8वां सवाल जो है हमारे पास वो है विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल सिंगल 2022। तो ये सवाल जो था 2020 में आया था, उसमें 2020 का पूछा था, तो हमने इसको करंट अफेयर में अपडेट कर दिया कि 2022 में इसे किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन को। तो 2022 में राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स को जीता है, और इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को जो रसिया के हैं। तो अब आजकल केवल विजेता नहीं पूछ रहे हैं, रनरअप भी पूछ ले रहे हैं, और कई बार रनरअप के इतर ये भी पूछ ले रहे हैं कि ये खिलाड़ी किस देश का है। तो इसलिए कोई भी गैप छोड़ना नहीं है वैक्यूम टाइप का, सब एकदम याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल सिंगल जो है वो जनवरी में हुआ था, सेकंड या थर्ड वीक। तो इसको मेल सिंगल्स को जीता राफेल नडाल ने जो स्पेन के हैं, और इन्होंने हराया डेनियल मेदवेदेव को जो रसिया के हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव का नाम याद रखेंगे, जर्मनी के हैं। ये फेमस हुए थे जब ये टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने टेनिस में मेल सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीत लिया था अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। और नोवाक जोकोविच ये भी बड़े अच्छे टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो इस बार इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। इन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं ली थी और उसी से संबंधित जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इस वजह से ये उतर नहीं पाए टूर्नामेंट में। तो अभी इस समय नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास 20 ग्रैंड स्लैम है, और पहले राफेल नडाल के पास 20 ही था, लेकिन इस बार उन्होंने 21वां जीत लिया ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो वो अभी सबसे एक कदम आगे निकल गए हैं। तो राफेल नडाल के पास 21 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड है, बाकी रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच उन दोनों लोगों ने बराबर 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और महिला सिंगल्स का भी पूछते हैं तो ये भी याद रख लेते हैं। तो महिला सिंगल्स जीता है एश्ले बार्टी ने जीता है महिला। और उसी तरह से जो फीमेल सिंगल्स पूछते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो वो एश्ले बार्टी ने जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, और ये दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी हैं, और इन्होंने हराया अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को। तो एश्ले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं, और इन्होंने 44 सालों के बाद कोई ऐसा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हुआ है जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, तो ये भी रिकॉर्ड इनके नाम है। खैर ये नहीं पूछा जाएगा, पर ये जरूर पूछा जाएगा कि फीमेल सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता इस बार, और किसको हरा के जीता। तो एश्ले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को हरा के जीता है। दोनों का देश कौन सा है हमने लिख दिया, और 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है इस बार राफेल नडाल ने, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी हाल में चुनाव से संबंधित है अभी, और ऐसे सवाल खूब आ जाते हैं सही मिलान वाले क्रम में कि सुमेलित कीजिए इसको, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। स्टेट का नाम एक और दिया हो, एक और नंबर ऑफ एसी मतलब असेंबली कंसिस्टेंसी, मतलब विधानसभा, टोटल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या या विधानसभा सीटों की संख्या मान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं, बिल्कुल सही है। गोवा में 60, ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है। गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, ये ध्यान रखना है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड में 70 हैं, ये भी ठीक है। और मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है, बी ऑप्शन जो है, गोवा में 60 विधानसभा सीटें नहीं है, 40 ही विधानसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटों से एक संबंधित एक सवाल आ गया, मतलब लोकसभा विधानसभा से मैं आपको बताता हूँ। जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो जनवरी 2021 में हुआ था, बहुत 6 टियर में अलग अलग हुआ था। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था, 4 अलग अलग स्टेट नॉर्थ ईस्ट के दिए हुए थे, उसमें मणिपुर था, उसमें मेघालय था, उसमें नागालैंड था, उसमें मिजोरम था, और पूछा था सवाल कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें 1 से अधिक लोकसभा सीटें हैं। तो मणिपुर था, मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, बाकी जो नागालैंड उसमें विकल्प में दिया हुआ था, मिजोरम दिया हुआ था, और मेघालय दिया हुआ था, उसमें एक ही लोकसभा सीट है। तो ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और 10वां और अंतिम सवाल हमारे वीडियो का है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस फॉर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो रामलीला बहुत पॉपुलर है, यूपी में होता है, ये गली गली कोने कोने में होता है। और रासलीला भी होता है यूपी में। और ब्रज क्षेत्र में एक चिरकुला जो नृत्य है, चिरकुला, ये चिरकुला लिख गया है, ये गलत है। चिरकुला यहाँ पे आप पढ़िएगा इसको। तो चिरकुला ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है, लेकिन जो खोरिया लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। कौन सा, खोरिया। ऐसे ज्वारा एक है लोक नृत्य, वो मध्य प्रदेश का है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारे 10 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और होप सो कि क्वेश्चन तो
नंबर वाइज 10 ही थे, लेकिन इसमें कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपके याद हुए होंगे, तो 1 से 2 बार आप इसको देख लीजिए तो कई सारे सवाल आपको तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्वालिटी वीडियोज आपको जीएस के भी मिलेंगे अब, और जिसमें करंट अफेयर के भी रिलेवेंट सवाल हम शामिल करेंगे, और बाकी जो फैक्ट वाले हैं तो उसमें तो वही सवाल शामिल करेंगे हम अपने इसमें जो यूपीपीएससी ने अपने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं। तो आपने ये वीडियो देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।